हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के हमारी वीडियो का टॉपिक है रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी बार एग्जाम में आता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग होता क्या है? तो रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग होता है क्या, जैसे कि हम अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं तो अकाउंट्स में एक स्टैंडर्ड सेट करते हैं, बजट सेट करते हैं, ताकि हमें पता चल सके कि कितनी कॉस्ट आने वाली है, ताकि हम जो भी वेस्टेज है, जो भी कॉस्ट है, उसको कम से कम करने की कोशिश करें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हमारा ऑर्गेनाइजेशन में हो, किसी भी तरीके की वेस्टेज ना हो। क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन के पास जो रिसोर्सेज होते हैं वो लिमिटेड होते हैं और उसका बेस्ट पॉसिबल वे में एक ऑर्गेनाइजेशन को यूटिलाइज़ करना चाहिए। तो अब क्या होता है, ताकि कोई भी किसी भी तरीके की वेस्टेज ना हो, ताकि कॉस्ट ज़्यादा ना आए, जो स्टैंडर्ड हमने सेट किया, जो बजट हमने बनाया उसके अंदर ही हमारी कॉस्ट रहे, इसलिए हम क्या करते हैं, हर एक पर्सन को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हैं। उसकी जुरिडिक्शन में जो कॉस्ट आती है वो पर्सन उस पर्टिकुलर कॉस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। हमने स्टैंडर्ड हर एक बजट, हर एक लेवल के लिए, मैनेजरियल लेवल के लिए, हर एक डिपार्टमेंट के लिए सेट किया होता है। और हर एक डिपार्टमेंट में जो भी पर्सन उस डिपार्टमेंट को रन करता है, चलाता है, उसकी जुरिडिक्शन में जो भी कॉस्ट आती है, जो भी हमने स्टैंडर्ड सेट किया उसके अकॉर्डिंग कॉस्ट आनी चाहिए। अगर उससे ज़्यादा कॉस्ट आती है, ठीक है, वेरिएशंस आते हैं, तो उस पर्टिकुलर वेरिएशंस के लिए वो पर्टिकुलर पर्सन क्या होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा। इसलिए हम क्या करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हैं, क्योंकि किसी एक पर्सन की वजह से जो है कॉस्ट को कम नहीं किया जा सकता। ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन अगर जॉइंटली मिलकर एफर्ट करती है तो ही हम क्या कर पाएंगे, कॉस्ट को रिड्यूस कर पाएंगे और वेस्टेज को कम से कम कर पाएंगे। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में क्या होता है, हम हर किसी पर्सन को क्या करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है असाइन कर देते हैं, ताकि कॉस्ट को कंट्रोल किया जा सके और हर एक पर्सन जो है अपना पूरा कंसर्न कर सके। क्योंकि अगर हम रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे तभी वो पर्सन अकाउंटेबल होगा। अगर ग्रुप में काम किया जा रहा है, किसी की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो वो दूसरों पे ब्लेम करेंगे, तो हम किसी को भी जो है गलत नहीं ठहरा सकते। इसलिए हम क्या करते हैं, हर किसी को जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हैं। अब इसको समझते हैं होता क्या है। इट इज़ अ कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम विच इज़ एस्टेब्लिश ऑन द रिस्पॉन्सिबिलिटी बेसिस. A basis is said to be responsible where actual result are as close to planned result as possible. रिस्पॉन्सिबिलिटी हम इसलिए देते हैं ताकि हमारा जो एक्चुअल में रिजल्ट आने वाला है वो हमारे प्लान रिजल्ट के इक्वल हो, ठीक है। एज सच द वेरिएशंस आर मिनिमल. प्लान रिजल्ट कुड बी स्टेटेड इन बजट एंड स्टैंडर्ड. यानी कि जो भी हमने प्लान किया है कि ये जो रिज़ल्ट आएगा, वो जो प्लान रिज़ल्ट है वो हमारे स्टैंडर्ड और हमारे बजट के अंदर होना चाहिए। अब आता है इंडिविजुअल मैनेजर आर होल्ड अकाउंटेबल फॉर द कॉस्ट विद इन देयर जुरिडिक्शंस. द पर्पस ऑब्वियसली इज टू एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द ऑपरेशंस. यानी कि हमने हर किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन कर दी, तो जो भी कॉस्ट उसके जुरिडिक्शन में आती है हर एक इंडिविजुअल मैनेजर के, उसके लिए वो क्या होगा, अकाउंटेबल होगा और कम से कम जो है अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशंस पे कंट्रोल करना चाहेगा और कॉस्ट को जो है कम से कम रखना चाहेगा. In simple word, it could be described as a system of collecting and reporting accounting data on the basis of managerial level. उसके बाद आता है परफॉर्मेंस इज इवेल्युएटेड बाय असाइनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज. टेक्निक सीक्स टू कंट्रोल कॉस्ट एट द स्टार्टिंग पॉइंट. So it focus on people and not on things. It is designed to present manager with information relating to their individual fields of responsibility. Message is that since all items of income, operating costs, other expenses and capital expenditure are the responsibility of some manager, none should be left unassigned. It considered both historical and future costs. For some purpose, the activity of responsibility center is expressed in historical amount. For others, these are expressed in estimated future amounts. तो यही कहा गया है कि हम क्या करते हैं, हर किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हैं, हर एक मैनेजर्स को, जो भी कॉस्ट उसके जुरिडिक्शन में आती है, ताकि वो अकाउंटेबल हो और स्टार्टिंग से ही वो क्या कर सके, कॉस्ट को कंट्रोल कर सके, ठीक है। तो ये था हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग क्या होता है। उसके बाद हम पढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है यूजेस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग. यूजेस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग की बात करते हैं तो इसके अंदर हमें कौन कौन से पॉइंट पढ़ने हैं. परफॉर्मेंस इवैल्यूएशंस, डेलीगेटिंग अथॉरिटी, मोटिवेशंस, हाई मोरल एंड एफिशिएंसी, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शंस, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव एंड करेक्टिव एक्शंस. ये कुछ 7 पॉइंट जो है हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं. एग्जाम में क्वेश्चन आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग क्या होता है या फिर इसके यूजेस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग क्या होते हैं. तो आप एग्जाम में 3 to 4 पेजेस ही लिख के आओगे. तो सबसे पहले आपको जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग होता क्या है उसको एक्सप्लेन करना है. उसके बाद यूजेस में ये पहले 7 पॉइंट्स लिखने हैं, उसके बाद ही आप हर एक पॉइंट्स को एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। क्योंकि लास्ट में इतना जो है स्पेस नहीं बचता कि आप हर एक पॉइंट को डिटेल में एक्सप्लेन करो. अगर आप स्टार्टिंग में पॉइंट्स लिख देते हो तो टीचर समझ जाएंगे कि हाँ आपको आता है.
सबसे पहला जो रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग का यूज़ है वो ये है परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन क्या कहता है? दिस इज़ परहैप्स द बिगेस्ट बेनिफिट विद रिस्पॉन्सिबिलिटी लोकलाइज इट इज़ पॉसिबल टू रेट इंडिविजुअल मैनेजर ऑन अ कॉस्ट बेसिस। व्हेन अ मैनेजर इज हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर वट एवर ही डज ही बिकेम एक्स्ट्रा अटेंटिव। रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग सिस्टम प्रोवाइड द मैनेजर विद इंफॉर्मेशन दैट हेल्प्स कंट्रोल ऑपरेशंस एंड इवेल्युएट द परफॉर्मेंस ऑफ सबऑर्डिनेट। क्योंकि हम हर एक पर्सन को उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं हर अपने अपने जुरिडिक्शन में आने वाली जो कॉस्ट है उसके लिए, तो वो ज़्यादा अटेंटिव होगा और ज़्यादा कंसंट्रेट के साथ जो है वो काम करेगा। ठीक है, क्योंकि उसको पता है कि वो क्या होने वाला है, अकाउंटेबल होने वाला है, उसको जवाबदारी देनी पड़ेगी, इसलिए वो अटेंटिव तरीके से क्या करता है, काम करता है। क्योंकि हम हर किसी के पर्सन को क्या दे रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं, उसको उसका काम बता रहे हैं, तो हम उसकी परफॉर्मेंस को ईजिली क्या कर सकते हैं, इवेल्युएट कर सकते हैं। हम पता लगा सकते हैं कि किस पर्सन ने कितना एफिशिएंट तरीके से काम किया है। फर्स्ट यूज इज हो गया। सेकंड है डेलीगेटिंग अथॉरिटी। लार्जर बिजनेस फर्म्स कैन हार्डली सर्वाइव विदाउट प्रॉपर डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इज द इट्स की पॉइंट एंड हैंस डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी फॉलो। क्योंकि अगर हम बात करते हैं लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में, तो वहाँ पे बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, बहुत सारी एक्टिविटी को परफॉर्म करना होता है, तो ये पॉसिबल नहीं है हायर अथॉरिटीज़ के लिए, हायर लेवल के लिए, टॉप मैनेजमेंट के लिए, कि वो सारी की सारी अथॉरिटी अपने पास रखे और कुछ भी डेलीगेट ना करे। अगर ऐसा होगा तो उनका बर्डन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसलिए उनको क्या करना होगा, डेली नेचर के जो काम होते हैं उनको क्या करना होगा, डिसेंट्रलाइज करना होगा, ताकि वो मेन एरियाज़ में, कोर एरियाज़ पे जो है कंसर्न कर सके। इसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट है मोटिवेशन। व्हेन द मैनेजर नो दैट दे आर बीइंग इवैल्यूएटेड दे आर प्रॉम्प्टेड टू पुट देयर हार्ट एंड सोल इन मीटिंग द टारगेट सेट फॉर देम। इट एक्ट एज अ ग्रेट stimulus. As a matter of fact, responsibility accounting is based on the motivating individual manager to maximize the performance. Target provide goal for achievement and serve to motivate manager to increase revenue or decrease cost. हम इससे क्या कर सकते हैं, मैनेजर को मोटिवेट कर सकते हैं, ताकि अगर उनको पता होगा उनको क्या काम करना है, ताकि वो अपने अच्छे से काम करेंगे, अपने दिल के साथ, अपनी आत्मा के साथ जो है वो काम करेंगे, अपने टारगेट को अचीव करने की कोशिश करेंगे और मैक्सिमम जो है परफॉर्मेंस को शो करेंगे, मोटिवेटेड रहेंगे। साथ ही साथ ऑर्गेनाइजेशन में रिवेन्यू बढ़ेगा और डिक्रीज को कॉस्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो 3 पॉइंट हमने क्या पढ़े, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशंस, हर किसी एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट कर सकते हैं, अथॉरिटी को डेलीगेट करने में हेल्प करता है रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। थर्ड है, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग के अंदर हमें अथॉरिटी को डेलीगेट करना ज़रूरी होता है, क्योंकि हमने किसी पर्सन को रिस्पॉन्सिबिलिटी तो दे दी, लेकिन उस काम को करने के लिए अथॉरिटी नहीं दी, तो वो उस काम को पूरा अच्छे से नहीं कर पाएगा। ठीक है, इसलिए अथॉरिटी को डेलीगेट करना रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तभी वो पर्सन जो है अकाउंटेबल बनेगा। उसके बाद मोटिवेशन, यानी कि ये चीज़ें क्या करती है, एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करती है। जब हम एक स्टैंडर्ड सेट करते हैं, जब हम उनको उनके काम के बारे में बताते हैं, वो एफिशिएंट तरीके से क्या करते हैं, काम करते हैं। उसके बाद आता है हमारा हाई मोरल एंड एफिशिएंसी। वंस इट इज़ क्लियर दैट रिवॉर्ड्स आर लिंक टू द परफॉर्मेंस, इट एक्ट एज अ ग्रेट मोरल बूस्टर। ठीक है, ये क्या करता है, लोगों के, वर्कर्स के मोरल को और एफिशिएंसी को बढ़ाते हैं। जब हम लोगों की परफॉर्मेंस को रिवॉर्ड के साथ जो है वो अटैच कर देते हैं, तो उससे क्या होगा, वो और अच्छे से काम करेंगे। जब उनको पता है एम्प्लॉयज़ को कि अगर हम अच्छा काम करते हैं तो हमें प्रमोशन मिल सकती है, हमें एक्स्ट्रा पे मिल सकता है, हमें बोनस मिल सकता है, तो इससे क्या होगा, उनकी जो परफॉर्मेंस है वो एनहेंस होगी और उनका जो मोरल है वो भी बढ़ेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट यूजेस है वो है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। इट हेल्प्स मैनेजर बाय स्पेंडिंग देयर टाइम ऑन मेजर वेरिएशंस विच ग्रेटर पोटेंशियल इम्प्रूवमेंट। ठीक है, ये क्या करता है, मैनेजर की हेल्प करता है कि वो क्या करे, ज़्यादा से ज़्यादा अपने एम्प्लॉयज़ की जो मोरल है उसको बूस्ट करे और उनकी एफिशिएंसी को बढ़ाए। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। द हेड ऑफ डिवीजन एंड डिपार्टमेंट आर असाइंड definite objectives before the commencement of the period. They are held as answerable for the attainment of these objectives. Shortfall are punished and excess rewarded. Such a system help in establishing the principle of management of objective. यहाँ पे क्या कहा गया है, क्योंकि जो हम स्टैंडर्ड सेट करते हैं, जो बजट बनाते हैं, वो पीरियड की स्टार्टिंग में बनाते हैं, तो हर किसी को पता होता है कि उसको क्या काम करना है, क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, किस चीज़ के लिए वो अकाउंटेबल है। और साथ ही साथ हमने ये कहा कि अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो उसको जो है अवार्ड मिलेगा, अगर गलत परफॉर्म कर रहे हैं तो उनको पनिशमेंट मिलेगी। तो यही होता है हमारा मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। यहाँ पे बताया गया है कि एक ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या चीज़ें जो है वो अचीव करनी है
इसलिए अगर कोई अच्छा परफॉर्म करता है तो उसको अवार्ड दिया जाता है, अगर गलत परफॉर्म करता है तो उसको जो है पनिश किया जाता है। उसके बाद जो लास्ट यूज़ है रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग का वो है करेक्टिव एक्शंस। इफ़ परफॉर्मेंस इज अनसेटिस्फैक्ट्री, पर्सन्स रिस्पॉन्सिबल मस्ट बी identifying. So under responsibility accounting as area of authority are clearly laid down, such corrective actions become easier. Control actions to be effective must occur immediately आफ्टर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द कॉज ऑफ द प्रॉब्लम। तो हमने हर एक काम को क्या कर दिया, डिफ्रेंशिएट कर दिया, हर किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी। अगर कोई भी स्टैंडर्ड से जो है अलग कॉस्ट आती है, स्टैंडर्ड से ज़्यादा को जो भी हमने सेट किया था उससे ज़्यादा कॉस्ट आती है, तो हम इमीडिएटली जो है वो करेक्टिव एक्शन ले सकते हैं। हमें पता चल सकता है कि क्या क्या रीजंस है, क्या कॉज है जिसकी वजह से हम इमीडिएट तरीके से एक्शन ले सकते हैं। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग क्या होती है और इसके क्या क्या यूजेस होते हैं।